हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के टॉपर्स कॉपी को, और उसमें मैं आज आपको करा रहा हूं एसटीएम शिव प्रताप सिंह सर की कॉपी, जिनकी कि ऑल इंडिया मतलब 4th रैंक थी यूपी पीसीएस में। तो उसमें हमने पिछली जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कराए थे, उनकी मॉडल आंसर, उनकी जो टेस्ट वाली कॉपी थी जो उन्होंने दृष्टि आईएएस में दिया था उसके टेस्ट थे। तो आज हम उससे आगे डेली मैं आपको 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉपर्स कॉपी के। तो चलिए आज हम 6 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन देखेंगे, उसके मॉडल आंसर देखेंगे, उन्होंने कैसे आंसर लिखा उसको देखेंगे। क्योंकि हम आपको पता है यूपी पीसीएस का मेंस होने वाला है 2024 का, और 25 वाला भी होगा उसके जस्ट 2-3 महीने के बाद। तो इसीलिए सारे लोग जो लोग आगे भी पीसीएस देने वाले हैं वो लोग भी इस कॉपी को रेफ़र कर सकते हैं अपनी अच्छी मेंस की तैयारी और आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, वो ये है कि 2 विश्व युद्धों के मध्य उभरी प्रमुख सामाजिक राजनीतिक विचारधाराएं क्या हैं? समकालीन समाजों पर उनके प्रभाव का उल्लेख करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए कि 2 विश्व युद्ध कब हुए। एक आपको पता है 1914 से लेकर के 18 तक चला था, दूसरा 1939 से 45 तक चला था। अब इन दोनों विश्वयुद्धों के मध्य आपको सामाजिक राजनीतिक जो विचारधाराएं उभरी थी, समकालीन समाजों पर उनके प्रभाव का उल्लेख आपको करना। समकालीन मतलब उस समय का जो समाज है उस पर उन विचारधाराओं का क्या प्रभाव था उसका आपको उल्लेख करना है। ठीक है, अब इसको देखिए, इन्होंने मात्र आपको पता है जब 125 नंबर वाले जो वर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं वो उसमें इंट्रो आपको 15 से 20 शब्दों में समाप्त कर देना होता है। तो उसमें आपको ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने सारे इंट्रो जो है बहुत बढ़िया लिखे हैं, और इसी तरह इन्होंने कंक्लूजन भी बहुत अच्छा दिया है। अब इन्होंने क्या लिखा कि 2 विश्व युद्ध समग्र वैश्विक पटल पर एक भीषण नरसंहार, अवांछित परिणामों के जनक के रूप में स्थापित है। इन युद्धों के दौरान विश्व में कई विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ। तो सबसे पहले विश्व युद्ध के बारे में बता दिया और विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाया है कि विचारधाराएं कौन कौन सी निकली। देखो, इसमें से 2-3 विचारधाराएं निकली, 3। एक तो निकली पूंजीवादी विचारधारा, जिसके प्रवर्तक एडम स्मिथ थे, आपको पता ही है, जो हमारे अर्थशास्त्र के भी जनक माने जाते हैं। फिर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। पूंजीवादी विचारधारा आपको पता है ऑफकोर्स मतलब इंडिविजुअलिस्टिक होती है, ठीक है, तो व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। अर्थव्यवस्था पर निजी नियंत्रण की बात की गई। समाजवादी विचारधारा भी उभर करके आई, इसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। हिंसक क्रांति पर बल दिया गया। सामाजिक परिवर्तन के ये पक्षधर थे, और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण ये लोग चाहते थे। गुट निरपेक्ष विचारधारा भी निकल करके आई। इसमें जो 2 गुट थे, ठीक है, उस समय मतलब जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, उन गुटों से दूरी बनाने वाले देश। स्वतंत्र विदेश नीति इनकी हुआ करती थी। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था। मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपको एज इट इज आंसर नहीं रटना है, बल्कि ये याद रखना है कि कैसे इन्होंने कितना बढ़िया, मतलब क्योंकि आपके पास समय कम होता, 7-8-10 मिनट में आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से आप नहीं बनाएंगे तो आप वहाँ पे मतलब उतने समय में जितना समय उपलब्ध है आप आंसर नहीं पूरा कर पाएंगे। हालाँकि यहाँ पर इन 3-4 पॉइंट्स को इन्होंने मिस कर दिया था, तो जो कॉपी चेकर थे उन्होंने इसको भी लिखा कि नाजीवादी विचारधारा भी उभरी थी। फाशीवादी और गांधीवादी विचारधारा भारत में उपज रही थी। तो ये भी आप जरूर जिक्र करेंगे। गांधीवादी क्योंकि उसी समय भारत में थे, गांधी जी आ गए थे 1915 में, ठीक है, तो 1909 में मतलब आए थे, 1915 से वो सक्रिय हो गए थे राजनीति में। अब समकालीन समाज पर प्रभाव भी दिखाना है इन विचारधाराओं का। तो इन्होंने दिखाया कि पूंजीवाद का प्रभाव क्या पड़ा समाज पर। स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिली, जाहिर सी बात है पूंजीवाद बढ़ेगा तो स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलेगी। अमेरिका यूरोपीय देशों में अधिक प्रचार हुआ, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व स्त्री समानता को प्रोत्साहन मिला। राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो गया, असमानता को बढ़ावा मिला। समाजवाद का प्रभाव क्या पड़ा कि संसाधनों के समान वितरण पर बल दिया गया, जैसे रूस और क्यूबा में राज्य वितरक की भूमिका में आ गया, ठीक है, राज्य द्वारा शोषक और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। गुट निरपेक्ष का प्रभाव क्या पड़ा कि विभिन्न गुटों से तटस्थता स्थापित हुई, उपनिवेशवाद का विरोध हुआ, विश्व शांति की कामना हुई। ठीक है, अब इन्होंने प्रभाव भी दिखा दिया और कौन कौन सी विचारधाराएं उपजी ये भी दिखा दी, और लास्ट में चलते चलते 20 शब्दों के आसपास में इन्होंने इसका कंक्लूड कर दिया इसको। और क्या लिखा कि सारतः दोनों विश्व युद्धों के दौरान पनपी विचारधाराएं वर्तमान विश्व व्यवस्था के केंद्र में रहकर व्यवस्था का संचालन कर रही हैं। आवश्यकता है इनमें आपस में समन्वय की। लास्ट में इन्होंने मतलब वे फॉरवर्ड थोड़ा सा पॉजिटिव भरा संदेश दिया कि अगर इसमें सब में समन्वय हो तो और एक अच्छा विश्व, अच्छा समाज बन सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार मॉडल आंसर है। इसी तरह से
कम शब्दों में डायग्राम का यूज करते हुए आपको आंसर्स अपने लिखने हैं। बहुत बढ़िया होता है टॉपर्स की कॉपी से देखना, ताकि क्योंकि उनकी रैंक आई है, इससे आप जान सकते हैं रैंक ऐसी नहीं आ जाती। आपको कुछ अलग, कुछ अच्छा, कम समय में सारे आंसर अच्छे से सारी चीज़ों को समाहित करते हुए लिखना होता है। तो इसीलिए टॉपर्स कॉपी ये मैं करा रहा हूँ आपको, और मैं इनकी ही नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको लगभग 10-12 टॉपर्स की कॉपियाँ कराऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वो ज्वाइन कर लें। उस पर मैं ये पूरी जो PDF है इनकी कॉपी की, वो मैं वहीं पर डाल दूँगा, ताकि आप लोग रिविज़न भी कर पाएंगे खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण की नीति ने न केवल आर्थिक परिदृश्य को बल्कि देश की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को भी बदल दिया। परीक्षण करना है इसमें आपको। ठीक है, ये टेल वर्ड्स का वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा, हर एक टेल वर्ड्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो आर्थिक उदारीकरण भारत में लागू हुआ था, उस नीति का न केवल आर्थिक परिदृश्य उस बदला भारत का, बल्कि देश की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं को भी बदल दिया था। इसका आपको परीक्षण करना है इस बात का। ठीक है, इसका इंट्रो इन्होंने क्या लिखा कि आर्थिक उदारीकरण से आशय देश की अर्थव्यवस्था में विद्यमान कठोर नियमों व कानूनों के लचीलेपन व अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खुलापन प्रदान करने से है। तो इन्होंने आर्थिक उदारीकरण का अर्थ क्या होता है ये स्पष्ट कर दिया अपने इंट्रो में। अब आर्थिक परिदृश्य का प्रभाव इन्होंने दिखाया कैसे था। ठीक है, 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई, वर्तमान में 7% के करीब हो गई। उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा मिला, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, निर्यातों को प्रोत्साहन मिला, विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन जो है वो अनुकूल हो गया। ठीक है, और अब सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े ये आपको देखना है, यही इस क्वेश्चन की मेन थीम थी। ठीक है, चूँकि आपको परीक्षण करना, ये भी याद रखना कि टेल वर्ड क्या था कि सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रभाव पड़े इसके उदारीकरण के, उसका परीक्षण करना। तो परीक्षण का मतलब होता है आप इसके प्रभाव पॉजिटिव बताएंगे और साइमल्टेनियसली आप उसको नकारात्मक वाले, नेगेटिव वाले प्रभाव भी बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रभाव क्या है। उदारीकरण वैश्वीकरण से विभिन्न समाजों व संस्कृतियों का एकीकरण हुआ। ठीक है, आपको पता है इससे क्या हुआ कि विभिन्न समाज और संस्कृतियाँ एक हुई, एक दूसरे से उनका परिचय हुआ। भारतीय खान पान शैली में पश्चिमी व्यंजनों को बढ़ावा मिला, जैसे डोसा, बर्गर वगैरह। रहन सहन व वेशभूषा में परिवर्तन, जैसे जीन्स, टॉप आदि का उपयोग बढ़ गया। तो ये देख रहे एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन्होंने इसमें रखे हैं। अभिवादन के नए नए ढंग आए, जैसे हेलो हाय शुरुआत हो गई। मनोरंजन के नए अवसर आए, जैसे हिप हॉप म्यूजिक, क्लासिकल संगीत, ये सब शुरुआत हुई। महिलाओं में स्वतंत्रता व समानता का भाव ज़्यादा विकसित हुआ। ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का पॉजिटिव प्रभाव था। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आए, जैसे महिला हिंसा बढ़ गई, लैंगिक विभेद में वृद्धि हुई, वृद्धों का शोषण होने लगा, परंपरागत संस्कृति का पतन हुआ। अब इन्होंने क्या करा, अगला फिर कंक्लूड कर दिया कि सारता उदारीकरण के मिश्रित परिणाम नजर आते हैं, जिन्हें व्यापक जागरूकता एवं आधुनिक नैतिक मूल्यों द्वारा निराकृत किया जा सकता है। निराकृत का मतलब है घटाया जा सकता है, जो नेगेटिव वाले प्रभाव हैं उनको। ठीक है, तो ये इन्होंने मतलब वे फॉरवर्ड, आपको हमेशा ही वे फॉरवर्ड लिखना है कंक्लूजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो आपको पता ही है UPSC की तरह इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं लिखे जाते हैं, मतलब ऐसे एक लाइन में आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इसमें इंट्रो क्या है कि गुप्त काल को विभिन्न कलाओं की उत्कृष्टता के कारण ही स्वर्णकाल कहा जाता है। अब गुप्तकालीन कलाएं इन्होंने क्या लिखी, देखो, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, शिल्प कला, संगीत कला और वैज्ञानिक शोध, 5 चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट कर दिए। अब स्थापत्य कला की विशेषताएं इन्होंने दिखाई। मंदिर निर्माण में नागर शैली का उपयोग होता था। उदाहरण दे दिया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आपको आपके एग्जाम्पल में उदाहरण जरूर कोट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से एग्जामिनर और प्रभावित होता है और अच्छे नंबर देता है। ये इन्होंने मतलब नागर शैली के मंदिरों का एक, देखिए कितना शानदार सा स्ट्रक्चर बना दिया छोटा सा। ठीक है, पंचायतन शैली में मंदिर निर्माण हुआ। बुद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ ईंटों द्वारा, जैसे भीतरगांव का कानपुर का मंदिर। ठीक है, बुद्ध नहीं, यहाँ पे कुछ मंदिर लिखा है। ठीक है, गर्भगृह जो है वो वर्गाकार होता था, शिखर रेखीय होता था, आमलक की संरचना होती थी, प्रदक्षिणा पथ का बड़ा होना, ये सब लक्षण थे स्थापत्य कला की, किसके, गुप्त काल के। अगला है स्तूप कला की अगर बात करें तो गुप्त काल में स्तूपों का निर्माण व्यापक रूप में हुआ। एग्जाम्पल के लिए सारनाथ का धमेख स्तूप। मूर्ति कला, गुप्त काल में मूर्तियों का निर्माण पत्थर काटकर हुआ। मूर्तियों में विष्णु और शिव की प्रमुख मूर्तियाँ बनने लगी। संगीत कला में वीणा वादन एवं अन्य वाद्य यंत्रों का प्रमुखता से उपयोग किया गया। और समुद्रगुप्त, इसका आपको पता है वीणा बजाते हुए इसकी चित्र आती है, ठीक है, सिक्कों पे, तो समुद्रगुप्त इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैज्ञानिक कला की अगर बात करें
तो विभिन्न आविष्कारों को बढ़ावा मिला, विभिन्न शोध यंत्रों का निर्माण हुआ, जैसे शून्य की खोज हुई, खगोल यंत्रों का निर्माण हुआ। इसका कंक्लूजन क्या होता है कि समग्रता गुप्तकालीन कला विविध स्वरूपों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर वर्तमान समय में भी पर्यटन आकर्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हैं। मैं आपको इनकी जो डिटेल्स है, आपको लग रहा होगा मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको टॉपिक्स के आंसर देखने कैसे उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। मैं भी ये पढ़ा नहीं रहा हूँ टॉपिक्स, तो मैं ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से ये लोग डायग्राम ऐसे बनाते हैं, किस तरह से चित्र दे रहे हैं, या फिर मतलब आंसर वगैरह वो लोग लिखते हैं, ठीक है। और मतलब आपको ये देखना है कि कम शब्दों में सारी बातों को समाहित कैसे किया जाता है। तो पूरे पूरे सेंटेंस कहीं भी नहीं लिखे, टू द पॉइंट आंसर इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने, और ये मतलब जो कॉपी चेकर थे उन्होंने लिखा कि आपको सिक्कों का जिक्र करना था, कॉइन्स और पेंटिंग्स वगैरह का भी जिक्र करना था, स्कल्पचर, ठीक है, लिटरेचर की बात इन्होंने करी है कि लिटरेचर का भी इसमें जिक्र करना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना है। इसके संबंध में कुछ नवीन उपाय भी सुझाने हैं, ठीक है। शहरीकरण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना है। अब इसका जो इंट्रो है वो क्या था कि शहरीकरण से आशय शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या के अधिक समावेश से है, अर्थात जब कोई शहरी इकाई ग्रामीण बोझ से अत्यधिक प्रभावित हो जाए, ठीक है। इन्होंने शहरीकरण की परिभाषा इसमें लिख दी। तो जो भी आपका मेन उसको बोलते हैं कि जो थीम वर्ड होता है, जैसे शहरीकरण इसमें थीम वर्ड है इस क्वेश्चन में, उसकी परिभाषा से भी आप आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। शहरीकरण का सिंपल सा मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या जब अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या के अधिक समावेश हो जाती है, उसी को कहते हैं। वही बात इन्होंने इसमें लिख दी। इन्होंने शहरीकरण की वर्तमान स्थिति बताई कि जनसंख्या 2011 के अनुसार 31.2% जनसंख्या जो है वो नगरीय है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक यह जो है 50% तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब संबंधित मुद्दे क्या हैं? शहरी संसाधनों पर बढ़ता हुआ बोझ, आवासों की अनुपलब्धता। अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट, उस समय कोई रिपोर्ट रही होगी चर्चा में, उसकी उन्होंने मतलब आपको भी लेटेस्ट वाली जो भी सारी इस टाइप की रिपोर्ट होती पढ़ के जानी होती है, मतलब याद करके, ताकि वहाँ पे आप कोट कर पाएँ उनको। तो उन्होंने अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट प्रकाशित की और लिखा कि लगभग 10 लाख शहरी आवासों की कमी हो गई है। मलिन बस्तियों का विकास हुआ है। कुल शहरी जनसंख्या का 17% जो है वो मलिन बस्तियाँ हैं। आपने देखा ही होगा शहरों में कितनी सारी मलिन बस्तियाँ होती हैं। 2050 तक 30 शहर जो है वाटर रिस्क में आ जाएंगे, ऐसा इसमें लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा। ये मतलब रेड पेन से जो लिखा होता है, ये जो इनकी कॉपी चेक हुई होगी तो जो भी एग्जामिनर होगा उसने ये सारी मतलब बातें लिख दी कि इसका भी जिक्र किया जा सकता। तो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग अपने पॉइंट्स इससे और ऐड कर सकें, ठीक है। जैसे ऊपर लिख दिया कि 17% मलिन बस्ती, 70% कार्बन उत्सर्जन होता है इससे, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें ये है कि परिवहन प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, पेयजल की अनुपलब्धता होती है, पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि होती है, कुल कार्बन उत्सर्जन का 70% शहरों से होता है, हिंसा अपराध में वृद्धि होती है, मादक पदार्थ तस्करी संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है। अब सरकारी उपाय भी लिखना है और आपको उसमें कथा कि आपको कुछ नवीन उपाय भी सुझाने हैं, ठीक है। सरकारी उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, हृदय योजना, अमृत योजना, शहरी नवीकरण योजना। तो योजनाएं आपको पढ़ के जानी होती, खूब सारे डायरेक्ट भी सवाल बनते हैं, ठीक है। अब सुझाव क्या हो सकते हैं कि पूरा योजना, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण अवसंरचना की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जाए, ग्रामीण स्वास्थ्य डिजिटल संरचना को प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर गांव में आप उपलब्ध कराएंगे तो लोग शहरों की तरफ कम भागेंगे। उपयुक्त उपायों के द्वारा बढ़ते शहरीकरण के बोझ को कम किया जा सकता है। ये बात इन्होंने इस पर कंक्लूड कर दी, ठीक है। इसमें तो सुझाव देने होते हैं या नवीन उपाय आपको बताने होते हैं, तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच इसमें रखनी होती है। आप हमेशा याद रखें, कभी भी उपाय में आप आदर्शवादी बातें ना लिखें, ठीक है। आपको रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक बातें लिखेंगे तभी वहाँ पे एग्जामिनर को वो लगेगा, क्योंकि भारत देश है, इसमें आप कुछ भी उपाय नहीं दे सकते, संसाधन सीमित हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड 10th नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि महिलाएं भारत की सामाजिक संरचना की धुरी हैं। ये स्टेटमेंट है, ये आपका एस्से में भी सेपरेट आ सकता है कि महिलाएं भारत की सामाजिक संरचना की धुरी हैं। आधुनिक समाज में महिलाओं की बढ़ती सामाजिक आर्थिक भूमिका के संदर्भ में इसका परीक्षण करना है। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि महिलाएं देश की आधी आबादी का नेतृत्व करता व सृष्टि समाज के संचालन की धुरी हैं। वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका में प्रभावी परिवर्तन नजर आते हैं। ये बात इन्होंने इसमें कही। अब इन्होंने ये पॉइंट आउट करके लिखा कि महिलाओं की सामाजिक भूमिका क्या है। समाज में स्वतंत्रता समानता के मूल्यों के प्रसार में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। पितृसत्तात्मकता कमजोर हुई है महिला सशक्तिकरण के कारण। स्थानीय संस्थानों में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। वर्तमान 46% हो गए स्थानीय संस्थाओं में महिलाएं। सामाजिक संगठनों का निर्माण हुआ है, जैसे कि आज़ाद फाउंडेशन, लेडी फिक्की ऑर्गेनाइजेशन। महिलाएं बस चालक, लेखक, इसरो में भी केंद्रीय भूमिका में आ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया कि चंद्रयान 3 के टीम में
63 महिलाएं शामिल थी। ये उस टाइम मतलब आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था। अब कुछ नकारात्मक पक्ष भी इसके हैं, वो भी दिखाना है कि कार्य का जो है तिहरा बोझ पड़ रहा है महिलाओं को। बच्चों की देखभाल, कृषि व पारिवारिक कार्य, ये मतलब 3-3 आपने देखा होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कृषि के भी कार्य करती हैं, परिवार के भी खाना भी बनाती हैं, काम करती हैं और बच्चों की देखरेख भी करती हैं। तो 13-13 बोझ पड़ रहा है, मतलब दोहरा नहीं बल्कि 13-13 बोझ उन पर पड़ रहा है। ठीक है। पितृसत्तात्मक ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मजबूत होती है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है पितृसत्ता ज़्यादा मजबूत है। हालांकि ग्रामीण क्या है, मतलब आप शहरों में भी मतलब अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 5% ही शायद होगा कि पितृसत्तात्मकता नहीं है। ठीक है, अभी भी, क्योंकि लिखने को तो लिख सकते हैं लेकिन आपको यही सब लिखना है। बाकी वैसे तो शहर हो गाँव हो कहीं पे भी हो, अभी तक वही चीज़ें हावी ज़्यादा रहती हैं। 5% मतलब एरिया में भी सुधार हुआ है। शोषण से इसके नए नए स्वरूप उभर करके आए, जैसे यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है। आर्थिक भूमिका की बात अगर करें तो महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ी है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों व निजी क्षेत्रों में महिलाएं शीर्ष पर पहुंची हैं, जैसे पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, नीता अंबानी वगैरह। तो आपको एग्जाम्पल भी दे देने हैं। अपेक्षाकृत कम भागीदारी होती है महिलाओं की, आपको पता है, पुरुषों की अपेक्षा में। विश्व बैंक ने कहा है कि यदि महिलाएं समान भागीदार हैं तो हो जाएं तो भारत की जीडीपी में 26% की वृद्धि हो जाएगी, ऐसा विश्व बैंक ने कहा भारत के बारे में। तो इस टाइप की अगर कोई रिपोर्ट आती तो उसके डेटा आपको एक अलग कॉपी बना के लिखनी होती है। ठीक है, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाएँ एग्ज़ाम में और वहाँ पे एग्ज़ाम में कोट कर पाएँ। अब इन्होंने दे दिया सार कि समग्रता बढ़ते नागरिक जागरूकता कारकों से महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। इसे, ये समग्रता नहीं, समग्रता से होना चाहिए। ठीक है, या फिर समग्र रूप में ऐसे बोलें। इसे समानता के स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गया महिलाओं से रिलेटेड। ये सारी बातें इन्होंने मतलब ये एग्जामिनर चेकर ने बातें लिखी हैं कि क्या क्या और बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, जैसे FLPR आती रिपोर्ट महिलाओं से संबंधित, उसकी बात इन्होंने लिखी कि ये सब बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, आज के 5 क्वेश्चन। अब कल से हम देखेंगे, अब हम 200 शब्दों वाले आंसर हमें देखने हैं। कल से हम 11 देखेंगे। ऐसे करके डेली 5-5 क्वेश्चन मैं आपको टॉपर्स कॉपी से कराऊंगा। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और बाकी मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।